आगे का भाव है, देखिए। तनुलता सफलता स्वादु आज ही आया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। तो देखिए आगे वो कहती है तनुलता, तनु इस शरीर के लिए है, देह के लिए तन है। लता सफलता स्वादु आज ही आया। लता मतलब लता के अर्थ में जो बेल कहा जाता है, अंग्रेजी में अगर आपको कहना है क्रीपर जो कहा जाता है, या फिर बल्ली कन्नड़ में है, तो पेड़ को लगकर दूसरों पर आश्रित होकर जो चलती है उसके लिए है, वो लता है। तो देखिए उनका जो शरीर है तो उस लता के समान या फिर उस जो बेल होती है उसके समान जो है पूर्ण रूप से, मतलब बहुत ही सुकोमल मुलायम उनका जो बदन है रहा है सीता का। आज वो जंगल में रहकर, कुटिया में रहकर अपना जीवन वो पाल रही है, तो सब कुछ काम खुद को करना पड़ रहा है। तो इस शरीर जो है, लता रूपी जो शरीर है, इतना जो होती नाजुक उनका जो शरीर था, तो उसका जो स्वाद जो है, उस शरीर का स्वाद उसे आज आ रहा है। इतने दिन शायद वो इतना महसूस की थी या नहीं पता नहीं, लेकिन खुद वो मेहनत कर रही है, परिश्रम कर रही है ना, तो उसका स्वाद आज उसे मिल रहा है। तो इसलिए वो कुटिया राजभवन के समान उसका मन भा रहा है। आगे देखिए, किसलय कर स्वागत हेतु खिला करते हैं, मृदु मनोभाव समसुमन किला करते हैं। तो देखिए यहाँ पर वो कहते हैं किसलय कर, किसलय मतलब जो कोमल है, कर हाथ के लिए, कर का अर्थ कई सारे हैं शाब्दिक अर्थ के रूप में, ध्यान में रखिए। कर, एक कर का अर्थ बनता है टैक्स जो हम कहते हैं, ऋण देना जो हम कहते हैं वो है, ठीक है। कर दूसरा अर्थ भी बनता है, कर का अर्थ हाथी का जो यहाँ पर मुंह का भाग होता है, समझ में आ रहा है, तो उसके लिए भी कर कहा जाता है, ठीक है। कर और भी अर्थ है, हाथ का अर्थ भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ध्यान में रखिए, हाथ के अर्थ में ले लीजिए काफी है। किसलय कर स्वागत हेतु खिला करते हैं, किसलय जो कोमल है, जो सुकोमल है, उसके अर्थ में है। उनकी जो वहाँ पर है, जैसे वहाँ पर सीता वगैरह आ गए, अपने कुटिया के लिए वहाँ पर आ गए, तो उनके स्वागत में, मतलब जैसे भी वहाँ पर वन में वगैरह वो घूमा करते हैं, सीता जहाँ भी वो जाती है, तो उनके स्वागत के लिए सोमल जो या फिर सुकोमल कहिए, मृदु कहिए, कुछ भी हो, तो वो जो है पत्तों के रूप में हो सकता है, पेड़ पौधों के रूप में उस अर्थ में है, क्योंकि जंगल का भाग उसी से आच्छादित होता है। तो वो जो है उनको ऐसा महसूस होता है जैसे वो अपने सुकोमल हाथों से उनके स्वागत के लिए तैयार हो, या फिर वो सुकोमल अपने हाथों से जो है उनका स्वागत कर रहे हो। तो इसीलिए किसलय कर स्वागत हेतु हिला करते हैं, स्वागत के रूप में। हाथ पैर तो नहीं है पेड़ पौधों के, लेकिन उनके जो टहने वगैरह जो भी होते हैं, उनसे जो फूल खिले हैं, पत्ते खिले हैं, तो वो सभी जो है, जो देखिए थोड़ी सी धीमी हवा बहती है, तो देखिए वो जिस तरह हिला करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है वो देखने पर। अगर प्रकृति को आप पसंद करते हैं तो उसका अनुभव आप ले सकते हैं, तो वो जो है उनको बहुत ही अच्छा लगता है। तो वो जो है भाव यहाँ पर वो व्यक्त कर रहे हैं। मृदु मनोभाव समसुमन खिला करते हैं, उनकी मन की जो मृदु मनोभाव है, मन से निकलने वाले मृदु भाव जो है, सम सुमन, तो मनोभाव कैसे हैं, मन की भावनाएं कैसे हैं, किसके सम समान है। सुमन पुष्प है पुष्प या फिर फूल के अर्थ में है, तो उसके समान खिला करते हैं। देखिए पेड़ पौधों में जैसे कली खिलकर सुमन का रूप लेती है, पुष्प का रूप लेती है, तो उसके समान जो है उनकी मन की मृदु मनोभाव जो है खिल रहे हैं, उठ रहे हैं। तो वो जो सुखद अनुभूति देते हैं, वो जो खुशियाँ देते हैं, देखिए खिलता हुआ फूल देखेंगे, वो जो अगर नज़ारा देखते हैं मन को कितनी खुशी होती है, या फिर खिला हुआ ही फूल देखे मन को कितना हमें खुशी मिलती है, कितना अच्छा है ना फूल कहते हैं हम लोग, उसका रंग देखते हैं हम लोग, उसका खिला हुआ देखते हैं रूप, बहुत ही मन को अच्छा लगता है, वो भाता है, हर किसी को वो मोहित करते हैं, प्रकृति का अंश होता ही ऐसे हैं। तो जिस प्रकार वो फूल खिलते हैं उसके समान सीता के मनोभाव जो है खिल रहे हैं, मन में ऐसे मनोभाव, मन की भावनाएं उठ रहे हैं। डाली डाली में नव फल नित्य मिला करते हैं। देखिए पूरा जंगल अब उनका हो गया है, जंगल में वो टहल रही है, घूम रही है, सब कुछ कर रही है, मतलब अपने लिए जो चाहिए सामग्री जो भी लेना है वहीं से उसे लेना है। तो जहाँ पर भी वो जाती है हर कोई उनके स्वागत के लिए तैयार हो, ऐसे उसे महसूस हो रहा है। और प्रकृति का नज़ारा देखकर उनके मन में भी वैसे ही मृदुता से भरे, कोमलता से भरे मन की भावनाएं उठ रहे फूल के समान। तो डाली डाली में
तो जहाँ भी वो जाती है हर पेड़ पौधों के हर डाली 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 टहनी है, पेड़ों की जो टहनियाँ निकली हुई होती है तो वो है। तो वो जो है नव फल नए फल है, खाने के जो फल होते हैं अलग अलग फल, तो वो फल जो है नित्य मिला करते हैं, नित्य रोज है, रोज उनको मिलते हैं। तो जंगल का भाग है, इतनी पूर्ण रूप से जो है निस्वार्थ है, प्रकृति अपने लिए कुछ भी नहीं रखता, हमेशा मानव के लिए सब कुछ वो समर्पण किया हुआ है। तो जो भी वहाँ पर फल फूल खिलता है वो अपने लिए न रखकर दूसरों के हित के लिए वो देता है। तो यहाँ पर वन का भाग है, इतने सारे फूल फल के पेड़ पौधे मौजूद है उनको, तो जहाँ पर भी जाते हैं हर डाली डाली में उनको क्या है फल वगैरह देखने के लिए मिलते हैं, नए नए फल रोज उनको देखने के लिए मिलता है। और उन फूल फल जो भी मिल रहा है उनको खाने के लिए फल है और फूल भी उन्हें मिल रहा है, तो उन सभी को रोज वो ले रही है, इतने सारे उनको वो मिल रहे हैं। तृण तृण पर मुक्ता भार जिला करते हैं। देखिए तृण तृण पर, तृण तृण का अर्थ बनता है घास, ठीक है, कण कण भी अर्थ में है, लेकिन तृण यहाँ पर घास का अर्थ है, ग्रास कहते हैं ना अंग्रेजी में, या फिर हुल्लू कन्नड़ का अर्थ है, ठीक है। तो तृण तृण पर मुक्ता भार, मुक्ता भार, मुक्ता का अर्थ बनता है, शायद कठिन शब्द में भी आपके लिए दिए होंगे, मुक्ता भार का अर्थ बनते हैं। देखिए सुबह का समय होता है और जो ओस जो हम कहते हैं या फिर शबनम जो हम कहते हैं, मंजू जो हम कहते हैं, स्नोफॉल जो हम कहते हैं, स्नोफॉल तो यहाँ पर नहीं होता है, अगर इस तरह का माहौल अगर बन जाता है तो सुबह के समय में पत्तों के जो ऊपर, मतलब कोई भी पेड़ पौधे आप लीजिए, छोटे छोटे पेड़ पौधों के ऊपर, उन पत्तों के ऊपर जो पानी के छींटे गिरे होते हैं उसके लिए शबनम हम कहते हैं। तो वो जो शबनम है, वो जो ओस होता है, तो तृण पर गिरने पर ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वो मोती के समान चमक रहे हैं, मोती के समान दिखाई दे रहे हैं। तो वो यहाँ पर वो कह रहे हैं तृण तृण पर, हर घास घास पर, घास के पत्ते के रूप में या फिर टहनी के रूप में अलग नहीं होता है, पूर्ण रूप से वो घास निकल कर आया हुआ होता है, तृण निकल कर आया हुआ होता है। वो जो तृण का भाग है, घास का भाग है, तो उनके ऊपर छोटे छोटे होते हैं, आप देखे होंगे, अगर घास देखे हैं तो उनके पत्ते बड़े नहीं होते, मतलब विस्तार में फैलाव नहीं होते हैं, लंबे होते हैं, लेकिन उसकी जो विस्तार है बहुत ही छोटे होते हैं, जैसे हमारे बाल के समान जो है उगे हुए होते हैं। तो उसके ऊपर या फिर उसके चोंच पर अगर हम कहिए या फिर चोटी पर कहिए या फिर ऊपर के भाग पर एक पानी के बूंदे, अगर ये ओस की बूंदे अगर गिरे हों तो देखिए सूरज की किरण पड़ते ही कितने सुंदर नज़ारा हमें देखने के लिए मिलता है। वो जो चमक होती है, पानी जो शुभ्र होता है, तो वो जो है बहुत ही सुंदर होता है। तो वो भाव यहाँ पर वो कह रही है, प्रकृति बहुत ही मतलब बहुत ही सुंदर है, उसका कितना भी आप वर्णन करें वो कम ही है। तो सीता भी अनुभव कर रही है। तो वहाँ पर घास जो तृण कहा जाता है, GRAS, ग्रास, घास हिंदी में है, तो इसके ऊपर मुक्ता भार, मोती समान वो जो ओस के बूंदे पड़े हुए हैं या फिर गिरे हुए हैं, भार झिला करते हैं। झिलाना मतलब मन को मोहित करना है, मन को पुलकित करना है। तो सीता यहाँ पर ऐसी स्थिति में है, वन के भाग में है, तो मृदु या फिर सुकोमल रूप से जो पत्ते वगैरह है पेड़ पौधों के, अपने सुकोमल हाथों से उनका स्वागत कर रही हो, ऐसे वो महसूस कर रही है। और अपने मधुर मन की भावनाएं जो है फूल के समान, सुमन के समान जो है वो खिल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, उतने सुकोमल उनकी मन की भावनाएं हैं। और हर डाली डाली पर जहाँ भी वो जा रही है, हर पेड़ पौधों के डाली डाली पर उन्हें जो है हर रोज उसे नए नए फल खाने के लिए मिल रहा है। तो उनके लिए भोजन मतलब वही है, जो भी वहाँ पर मिलता है जंगल के भाग में वही खाना है। तो इसीलिए उनको रोज रोज जो नए नए फल खाने के लिए मिल रहा है वो उनको बहुत ही अच्छा लग रहा है। और उसके साथ उनको प्रकृति का ये जो नज़ारा है, घास पर जो है उनके जो पानी के बूंदे हैं वहाँ पर गिर रहे हैं, उसकी जो चमक है उन्हें बहुत ही मतलब बहुत ही सुंदर लग रहा है। आगे, निधि खोले दिखला रही प्रकृति निज माया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। उनको ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा, ये जो प्रकृति है, तो ये जो नज़ारा है, निधि खोले जो है दिखला रही प्रकृति निज माया,
देखिए ये जो प्रकृति है, निधि खोले, निधि, निधि का अर्थ बनता है खजाना है, संपत्ति है, धरोहर है। जो खजाना होता है उसे खोल कर ही, निधि खोले दिखला रही, निधि को, अपनी संपत्ति को, निधि को खोलकर दिखला रही, खजाने को दिखला रही, वो कौन है? प्रकृति है। अपनी निज माया, निज, निज का अर्थ कन्नड़ में मत लीजिए, निज हिंदी का शब्द, निज का अर्थ अपना, स्वयं, खुद का, इस अर्थ में है। ठीक है, माया जिस तरह हमें माया मोहित करता है उस अर्थ में है। तो निधि खोले दिखला रही प्रकृति निज माया, तो निधि को खोलकर, अपनी पूर्ण संपत्ति को खोलकर जो है अपनी जो माया है वो प्रकृति दिखा रही हो, ऐसा भाव जो है सीता कह रही है, ऐसे उसे महसूस हो रहा है। देखिए किसी के पास ज़्यादा खजाना है या फिर संपत्ति है तो एक ही बार में या फिर एक ही क्षण में हो, या फिर जैसे आपके सामने उस संपत्ति को खोलकर रखा जाएगा तो कैसा हमें महसूस होगा संपूर्ण संपत्ति को देखकर। तो यहाँ पर कौन सी संपत्ति है? प्रकृति की संपत्ति है जिसका अनुभव सीता कर रही है। तो इसीलिए वो कह रही है निधि खोले दिखला रही, अपनी संपत्ति को, खजाने को खोलकर दिखला रही है प्रकृति अपनी खुद की माया को, निज माया, अपनी खुद की जो माया है, असल में जो माया है प्रकृति की इसी में है। प्रकृति पूर्ण रूप से जब खिला हुआ होता है उसका नज़ारा देखना ही अलग होता है, वो अनूठा ही होता है, वो एहसास करना ही अलग है। उन भावों को हम व्यक्त नहीं कर सकते, कैसे हम प्रकृति का आस्वाद लेते हैं उसे हम शब्दों के द्वारा बयान नहीं कर सकते, है ना। तो सीता का भी स्थिति अभी यहीं पर है। तो उसे ऐसा लग रहा है प्रकृति पूर्ण अपना खजाना ही पूर्ण रूप से खोलकर रखा हो। कहता है कौन कि भाग्य ठगा है मेरा, वह सुना हुआ भय दूर भगा है मेरा। तो देखिए यहाँ पर वो प्रश्न करती है कुछ लोगों के लिए, फिर कुछ लोगों ने उसके लिए कहा, क्योंकि जैसे वो राजभवन छोड़कर जाती है ना, तो कुछ लोगों के लिए लगा कि उनका भाग्य ही ठीक नहीं है, उनका किस्मत ही साथ नहीं दिया, ऐसे कुछ मतलब बुरा भी कहने वाले बहुत थे, क्योंकि कुछ ही दिन हुए थे उनका विवाह होकर और उतने में ही जैसे श्री राम राजा बनने के लिए तैयार हो गए थे, तत्पर हो गए थे, या फिर सब कुछ वो जो तैयारी हो गई थी, उसी बीच सीता को क्या हो गया, तो उन्हें जो है वनवास जाना पड़ा पति के साथ। वो भी कुछ भी नहीं है, साथ में कुछ लिए नहीं है, और रानी के समान रहने वाली सीता अब जो है सन्यासिनी बनकर वन के लिए आ गई है। तो इसीलिए कुछ लोगों ने ऐसा भी शायद उनके लिए कहा था, तो इसीलिए वो कहती है कहता है कौन कि भाग्य ठगा है मेरा। ऐसा कौन है, कहने वाला कौन है कि मेरा भाग्य, मेरी किस्मत, मेरी जो भी भाग्य है, जो भी हम लोग उसके लिए नाम देते हैं वो है ठगा है मेरा। ठगना धोखा देना है। तो ऐसे कौन है जो मेरे भाग्य को ठगा हुआ मानते हैं, मेरी किस्मत को धोखा, या फिर मेरे किस्मत में मुझे धोखा दिया, ऐसे कौन है जो कहने वाले हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जो भाव है सीता व्यक्त करती है। इसीलिए वो प्रश्न के देखिए प्रश्नार्थक है वहाँ पर, कहता है कौन कि भाग्य ठगा है मेरा, मेरा भाग्य ठगा हुआ है, मेरी किस्मत जो है मुझे धोखा दिया है, ऐसे किसने कहा है, ऐसा भाव नहीं है। वह सुना हुआ भय दूर भगा है मेरा। उसे सुनकर उसके मन के लिए भी शायद कुछ क्षण के लिए जो है भय हो गया था, कुछ क्षण के लिए उसे जो है वहाँ पर उन्हें वो मन ही मन जो है वो डरी हुई थी, शायद उनका जीवन ठीक नहीं है या फिर उनका जीवन जो है टूट गई, बिखर गई, इस तरह जो है कहने वाले थे। लेकिन अब जो है ऐसा नहीं है। तो ये जो है वो वहाँ पर कहती है, यहाँ पर देखने के बाद, यहाँ पर रहने के बाद उसे जो है जो भाव उसे देखने के लिए मिला, तो वो जो भाव है उसके कारण से वो कहती है वह सुना हुआ भय दूर भगा है मेरा। वो सुनकर जो मेरे मन में भय बैठा हुआ था वो भी दूर चला गया है, ये भाव जो है वो व्यक्त करती है। तो देखिए यहाँ पर कुछ करने में अब हाथ लगा है मेरा, वन में ही तो गृहस्थ जगा है मेरा। तो देखिए कुछ करने में अब हाथ लगा है मेरा, अगर कुछ करना है, मुझे कुछ कर दिखाना है, अब मेरे हाथ में आया है। अगर पहले की जैसे होता या फिर रानी बनकर वो रहती तो उसे कुछ करने के लिए नहीं होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो उसे जो है यहाँ पर क्या है, कुछ करने में अब हाथ लगा। अगर मुझे कुछ करना है, पहले से आप लोगों ने देखा है किस तरह वो श्रम कर रही है, परिश्रम कर रही है, मेहनत कर रही है, खुद का गाना खुद बना रही है, पका रही है, सब कुछ काम खुद कर रही है। तो इसीलिए वो कहती है कुछ करने में अब हाथ लगा है मेरे लिए, अगर कुछ करना है अब मुझे वो मिला हुआ है। वन में ही तो
गृहस्थ जगह है मेरा, इस वन में ही, इस जंगल के भाग में ही मेरा गृहस्थ जीवन शुरू हो गया है, या फिर यहाँ पर मेरे लिए जो है अभी जगह है। गृहस्थ जीवन उनका मतलब अभी विवाह हो गया था, अभी गृहस्थ जीवन उनका होने वाला था। अगर वो रानी बनकर वहाँ पर राजभवन में रह जाती तो भी श्री राम जो है राजा बन जाते, वो रानी बन जाते, हर कोई वहाँ पर नौकर हो जाते, हर कोई खाने पीने के लिए, वो काम करने के लिए, वो सेवा करने के लिए, हर किसी के लिए वहाँ पर नौकर होते थे। उनको ये सब करने के लिए अवसर नहीं मिलता था। तो इसलिए वो कहती है वन में ही, इस जंगल में ही मेरा असल में गृहस्थ जीवन जो है शुरू हुआ है, असल में मेरा गृहस्थ जीवन जो है यहाँ पर प्रारंभ हुआ है। तो इसके लिए मन ही मन वो जो है धन्यवाद देती है। इसीलिए वो कहती है कौन है कि मेरा भाग्य ठगा हुआ है ऐसे कहने वाले। जब ये बात सुनी थी तो उनके मन में भी वो डर बैठा हुआ था, लेकिन अब जो है यहाँ पर स्थिति देखने के बाद खुद वो संभाल रही है, खुद काम कर रही है, ये सब देखने के बाद उनके मन का ये जो डर है वो भी चला गया है। अब उनके मन में कोई डर नहीं है और अब कुछ करना है ये उनके हाथ में आ गया है, तो कुछ भी करने के लिए अभी तत्पर हो गई है, या फिर वो तैयार हो गई है। काम करने के लिए वो हिचकिचाती नहीं है, फिर काम करने हो, कुछ भी करना हो, उसके लिए कोई भाव नहीं है। तो इसलिए वो कहती है इस वन में ही, जंगल में ही उनका गृहस्थ जीवन जो है शुरू हो गया है। वह वधु जानकी बनी आज यह माया, यह जाया मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। तो देखिए आज सच में वो वधु जानकी बनी है, सच्ची में आज वो वधु बनकर क्या हो गई है, यह जाया, जाया का अर्थ बनता है पत्नी, पत्नी के अर्थ में है, सच्चे अर्थ में पत्नी बनकर वो पत्नी धर्म निभा रही है, ऐसे भाव व्यक्त करती है। देखिए कैसी है सीता, कोई ऐसा कह सकता है? तो उनको अभी जो है काम करने के लिए मिला है, छोटी सी झोंपड़ी में उसे रहकर काम करना है और ऊपर से खुद सब कुछ काम करना है, वन में ढूंढ ढूंढ कर उसे जो है सब कुछ ले आना है, खाने के लिए जो भी चाहिए वो सब ले आना है। ऐसे संदर्भ में जो है उसे यहाँ पर जो है कोई दूसरा भाव नहीं है, मन में क्लेश नहीं है, दुख नहीं है, खुशी खुशी सब कुछ कर रही है। तो इसलिए वो कहती है वधु के रूप में जो आई थी, रानी के रूप में वधु बनकर जो इस घर में प्रवेश की थी, राजभवन में प्रवेश की थी, सच में आज मैं पत्नी बनकर अपना पत्नी धर्म निभा रही हूँ, ये भाव व्यक्त करती है। आगे फल फूलों से है लदी डालियाँ मेरी, यहाँ पर जो है उनकी जो डालियाँ हैं या फिर जहाँ पर भी वो है तो वहाँ पर क्या है, फल फूलों से ही लदा हुआ है, जहाँ भी देखती है, क्योंकि जंगल का भाग है, कौन है वहाँ पर दूसरा। तो इसलिए वो कहती है जहाँ भी मैं देखती हूँ, जहाँ पर भी हूँ, फल फूलों से युक्त ये डालियाँ हैं, गिड़ जो भी वहाँ पर पेड़ है, पौधे हैं, जो कुछ भी है, तो उन सभी में जो है उनको क्या मिल रहा है, फल फूलों से युक्त ही उन्हें जो डाली है या फिर पेड़ जो है दिखाई दे रहे हैं। हे हरी पत्तले भरी थालियाँ मेरी, देखिए उसकी देखिए थालियाँ, वहाँ पर वो कहती है हरी पत्तले, हरी हरे रंग का, ग्रीन कलर जो कहा जाता है वो है पत्तले। पत्तले मतलब जो खाने के भोजन करने के लिए थाली की आवश्यकता है, तो ये जो पत्ते हैं, तो आप जानते ही हैं हम पत्तों को जो है खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब जैसे थाली के रूप में केले के पत्ते हो सकते हैं या फिर अलग अलग कपास के वगैरह जो भी पत्ते होते हैं, तो उसको हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उसी समान जो है यहाँ पर हरी पत्तले, हरी पत्तियाँ जो है उसे भरी थालियाँ मेरी, वो जो तालियों के रूप में जो है उसे मिला हुआ है, तो थाली के रूप में, प्लेट के रूप में जो है पत्तों का इस्तेमाल कर रही है। और वो जो प्लेट है, तालियाँ जो है हमेशा भरी हुई है, मतलब किसी चीज़ की खाने की कोई उसे कमी नहीं है। मुनि बालाएँ हैं यहाँ आलियाँ मेरी, मेरी मुनि बालाएँ, तो वहाँ पर आश्रम में रहने वाले कई सारे ऋषि मुनियाँ हैं, तो उनकी बालाएँ, उनके यहाँ पर रहने वाले बालिकाएँ जो है, स्त्रियाँ जो है, कन्याएँ जो है, अब क्या हो गए यहाँ मेरी आलियाँ बन गई है। आलियाँ, आलिया मतलब सखियाँ हैं, सहेलियाँ हैं। तो सीता को क्या हो गया है, मुनिवर वहाँ पर कई है, कई सारी मुनियों का आश्रम है, तो वहाँ पर भी उनकी बालिकाएँ रहते हैं, उनके कन्याएँ रहते हैं, उनकी पुत्रियाँ रहते हैं, कई सारे वहाँ पर होते हैं। तो उनकी जो कन्याएँ हैं तो वो जो है उनको सहेलियाँ हैं, आलियाँ हैं, मतलब मन बहलाने के लिए उनके पास सखियाँ भी है, उसकी भी उसे कोई कमी नहीं है। तटनी की लहरें और तालियाँ मेरी, तटनी किनारा है, तो उसके
उसकी जो है लहरें जो आते हैं, मतलब किनारे के भाग पर ही झोपड़ी वो बनाते हैं ताकि सुविधा मिल सके पानी वगैरह की, इसलिए। तो थोड़ी फासले में जो उनका तटनी है, किनारा जो है नदी का, जलाशय का भाग का जो किनारा है, तो वो उसकी जो लहरें हैं, लहरें आप जानते होंगे जो आते जाते लहरें हैं, तरंग जो कहा जाता है वो है। और तालियां मेरी, तो इतनी खुश है वो, इतनी खुश है, अपनी खुशी को जाहिर कर रही है। तो खुशियों के मारे हम जोर से खुशी या फिर ठहाका लगाते हैं तो तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। तो उसके समान जो है यहाँ पर सीता खुशी है या फिर खुश है मन ही मन, वो कहना चाहती है। तो उनका कहने का भाव है, जहाँ भी वो देखती है हर कोई पेड़ पौधा फल फूलों से युक्त है, मतलब उसकी कोई कमी नहीं है। और उनके लिए जो है थाली के रूप में अगर कुछ है तो उनकी हरी पत्तले, हरी भरी जो उनकी पत्तले हैं वही है पत्तले, या फिर उनकी जो पत्ते हैं तो वो जो है उनको थाली के समान है। और ये जो थाली है हमेशा भरा हुआ है, फलों से भरा हुआ है, वो पत्तले कभी कमी नहीं है। और उसके साथ उनकी मुनि बालाएँ जो है उनको सखियों के रूप में, सहेलियों के रूप में उनको मन बहलाने के लिए भी है। और तटनी का जो किनारा है या फिर जो भाग है उसको इतनी खुशी देती है, तरंग जो आते जाते हैं इतनी खुशी में वो डूब गई है, तो तालियां बजा बजा कर अपनी खुशी को वो जाहिर कर रही है। इतनी मन से खुश सीता है, इसलिए वो कहती है क्रीड़ा सामग्री बनी स्वयं निज छाया। तो देखिए, क्रीड़ा सामग्री बनी स्वयं निज छाया। क्रीड़ा सामग्री, क्रीड़ा मतलब खेल कूदना है, तो उसकी सामग्री के रूप में क्या बनी है, उसकी स्वयं निज छाया, खुद की छाया। छाया परछाई है, छाव है, जो हमारी परछाई गिरती है, शैडो हम कहते हैं, फिर कन्नड़ में नेरड़ू जो कहते हैं वो है। तो जो हमारी छाव जहाँ पर गिरता है, मतलब अगर हम रोशनी के यहाँ पर होते हैं तो हमारा छाव गिरता है, तो कहना चाहती है तो आने जाने के लिए या फिर जो भी काम करना है उसे इधर उधर भाग दौड़ करनी है, आना जाना, घर के अंदर आना जाना, नदी के किनारे जाना, फल वगैरह लेकर आना, सामग्री लेकर आना, अलग अलग जगह के लिए वो जाती है। जिस तरह वो घूमा करती है तो उसके पीछे वो छाँव भी चला जाता है, मतलब हम जहाँ पर, हमारा छाँव भी वहीं पर होता है, तो वो जो है उन्हें क्रीड़ा सामग्री बनी है। तो जहाँ पर सीता जाती है उसके साथ देने वाला उनका छाँव भी है या फिर छाया भी है, तो इसीलिए वो कहती है वो क्रीड़ा सामग्री, जैसे जैसे घुमा करते क्रीड़ा सामग्री, खेलते कूदते संदर्भ में एक जगह पर नहीं बैठते हैं, खेलना कूदना है तो मैदान में हमें दौड़ लगानी होती है, उसी प्रकार सीता अभी दौड़ लगा रही है। काम के सिलसिले में हो सकता है, खुद के काम के लिए हो सकता है, अलग अलग काम के लिए हो सकता है। तो जिस प्रकार वो काम लगा रही है, काम कर रही है, तो उसके लिए ऐसा लग रहा है मानो कि वो जो है क्रीड़ा सामग्री बनी हुई है। क्रीड़ा सामग्री बनी स्वयं निज छाया, खुद की छाया जो है, छाव जो है, या फिर जिस तरह हम कहते हैं तो छाया ये जो है या फिर वो जो गिरता है तो उनको क्रीड़ा सामग्री का भाव या फिर वो महसूस करा रहा है। तो इसी कारण से सीता को ये जो कुटिया है, ये जो उनकी छोटी सी झोंपड़ी है, राजभवन के समान जो है उनके मन को भाया है, उनको मन को अच्छा लगा है। देखिए कवि कैसे यहाँ पर कहते हैं, यही विशेष बात मैथिली शरण गुप्त का है। और हमारी कल्पना में सीता कहती है वो वन को चली गई तो उनको मन नहीं था, ये नहीं था, कैसे क्या, हम कई सारे अलग अलग सोच कर जो है विचार मन में लाते हैं। लेकिन कवि के संदर्भ में देखिए कवि किस तरह अपनी कल्पना में सीता को रखे हैं, तो सीता कैसे उसमें घुल मिल गई, किस तरह अपने उस जीवन को अपनाया, किस तरह उसमें अपने सुख को ढूंढती है, खुशी को ढूंढती है, ये ज़रूरी है। राजभवन छोड़कर, पूर्ण सुख सुविधाओं को छोड़कर आकर झोंपड़ी में रह रही है और यहाँ पर रहने के बाद भी उसे कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो ये जो भाव है यहाँ पर व्यक्त हुआ है, तो इसलिए इस कविता भाग में यहाँ पर वो कहती है कुटिया भी जो है उनको राजभवन के समान अच्छा लगा है, और राजभवन के समान उन्हें ये जो अच्छा लगा है तो ये जो है उसे कई अन्यत्र सुख या फिर ये जो उसे मिल रहा है खुशी नहीं मिलने वाला है। इसलिए वहाँ पर मिलने वाले हर वस्तु से, हर सामग्री से, हर विषय से जो है बहुत ही अपनी मन की खुशी को जो है वो व्यक्त कर रही है। इसलिए बार बार कही है कि कुटिया जो है उनको राजभवन के समान उनके मन को भाया हुआ है, तो ये भाव जो है वो व्यक्त करती है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को कविता का ये जो भाव है या फिर ये जो संदर्भ है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई शब्द वगैरह आपको समझ में न आया हो, कठिन लगा हो,
तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि कठिन शब्द के रूप में आपको कविता के बाद भी दिया गया है, उसमें से भी ढूंढिए। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है तो आप लोग कह सकते हैं या फिर पूछ सकते हैं, तो मैं उसका जो अर्थ है या फिर आपको सरल तरह से मैं बताने के लिए कोशिश करूँगी। तो अब तक आपने ये जो विश्लेषण सुना है, तो आप लोग ठीक से सुनिए विश्लेषण, और सुनने के बाद कहीं भी कोई भी भाग अगर आपको दिक्कत लग रहा है, आपको ठीक से समझ में न आया हो, इस तरह का भाव लग रहा है, तो आप आसानी से मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये भाव अगर पूछने के लिए आप लोग हो या फिर किस तरह पूछ रहे हैं क्या है, इस तरह आप लोग डरिए मत, पूछने के लिए आप लोग स्वतंत्र है। कोई भी भाग को, कोई भी पंक्ति को लेकर भी मैं कह रही हूँ, अगर कविता के भाग में कोई पंक्ति आपको समझ में न आया हो, किसी पंक्ति में उलझन हो, कुछ भी हो, आप आसानी से पूछ सकते हैं, पूछने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है। तो मैं उसका आपको निदान लेने के लिए कोशिश करूँगी, उसको लेकर आप चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और मैं जैसे विश्लेषण की हूँ उसके द्वारा अगर आपको समझ में आ रहा है तो वो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो अगली कक्षा में मैं प्रश्नों का किस तरह उत्तर लिखना है ये बताऊँगी। अभी धन्यवाद।